हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे आर्टेमिस 2 की, जो कि नासा का फर्स्ट लूनर फ्लाईबाय मिशन था, फर्स्ट क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन था। तो शुरू से लेकर अंत तक इसको अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी डिटेल्स जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, 50 ईयर से ज़्यादा का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। अपोलो मिशंस के बाद हमने कभी इंसानों को मून की ऑर्बिट तक नहीं भेजा था, लेकिन आर्टेमिस 2 ने ये करके दिखा दिया। ये मिशन सिर्फ एक फ़्लाइट नहीं थी, बल्कि मार्स तक जाने का रास्ता था। आज हम डिटेल में इसको समझेंगे कि कैसे एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में एक नया इतिहास रचा है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, द न्यू एरा। मिशन आर्टेमिस 2 फर्स्ट क्रूड मिशन टू द मून इन 50 प्लस ईयर। 1972 के बाद ये पहला क्रू मिशन था जो कि मून की तरफ डीप स्पेस में जा रहा था। ओके, अप्रैल 1 2026 को ये मिशन लॉन्च हुआ था। इसका मेन मिशन था ह्यूमन वैलिडेशन, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज थी इसकी, स्टेज 1, जो कि अप्रैल 1 2026 को स्टार्ट हुई थी। तो इसका पहला उद्देश्य, पहला एम यही था, ह्यूमन वैलिडेशन, कि भाई अगर अपन डीप स्पेस में जाएंगे तो डीप स्पेस का जो रेडिएशन होता है वो ह्यूमन सेल्स पर कैसे अफेक्ट डाल सकता है, क्या इफेक्ट डाल सकता है, तो उसकी स्टडी करनी थी। तो ह्यूमन वैलिडेशन ज़रूरी था, जो कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट जो कि मून पर जाने वाला था, तो डीप स्पेस के खतरनाक एनवायरनमेंट में इंसानों को सेव रख सकता है या नहीं, यानी ओरायन स्पेसक्राफ्ट इतना सेफ है या नहीं, उसको चेक करना था स्टेज नंबर 1 से। सो ये आर्टेमिस प्रोग्राम का पहला क्रूड मिशन था। ये हम सब जानते हैं कि ये फर्स्ट क्रूड मिशन था जो हमें मून के इतने करीब ले गया था। ओके, तो फर्स्ट था इसका प्रोसेस। फर्स्ट जो स्टेज थी, स्टेज 1, वो थी ह्यूमन वैलिडेशन ऑफ डीप स्पेस सिस्टम्स। अप्रैल 1 2026 को ये लॉन्च हुआ था। ओके, यहाँ कुछ इमेजेस देख सकते हैं, ये अपोलो 17 मिशन की इमेजेस हैं, और ये आपका आर्टेमिस स्पेसक्राफ्ट, इसका SLS सिस्टम आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर SLS रॉकेट ब्लॉक 1 का यूज़ हुआ था, जिसका थ्रस्ट 8.8 मिलियन LBS होता है, जो अपोलो के सैटर्न वी रॉकेट से भी 15% ज़्यादा पावरफुल था। लॉन्च के बाद ये सीधा मून पर नहीं गया था, पहले ये 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स ये हाई अर्थ ऑर्बिट, जो कि HEO होती है, हाई अर्थ ऑर्बिट, उसमें रहा था। ओके, ये एक फाइनल टेस्टिंग ग्राउंड था। ये HEO में क्यों रहे थे 24 आवर्स तक? क्योंकि ये फाइनल टेस्टिंग ग्राउंड था, जहाँ क्रू ने चेक किया कि लाइफ सपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क करते हैं या नहीं। तो वो 24 आवर्स के लिए हाई अर्थ ऑर्बिट जो होती है उस पर रहे थे। ओके, अब इस मिशन के पायोनियर्स कौन थे? तो कमांडर रेड वाइजमैन जो मिशन को लीड कर रहे थे। तो ये जो मिशन को लीड कौन कर रहे थे यहाँ पर? कमांडर रीड वाइजमैन्स। ओके, विक्टर ग्लोवर जो कि मून की तरफ जा रहे थे, और यहाँ पर ये US एयरफोर्स के टेस्ट पायलट थे, विक्टर ग्लोवर। क्रिस्टीना कोच, ये फर्स्ट वुमेन थी मून की तरफ जाने वाली और डीप स्पेस में जाने वाली, और फर्स्ट कैनेडियन इनटू डीप स्पेस जेरेमी हैंसेन। तो ये 4 क्रू मेंबर्स थे, और इसी को पूरे क्रू मेंबर्स के इस पूरे ग्रुप को इंटीग्रिटी नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? इंटीग्रिटी नाम दिया गया था। तो ये चारों ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और डीप स्पेस में जाने वाले ये 4 फर्स्ट ह्यूमन बनने वाले थे। इनटू द डीप, चैप्टर नंबर 4। तो यहाँ पर जब सिस्टम लॉन्च हुआ था, जब सब कुछ टेस्ट हो गया था, तो ट्रांस लूनर इंजेक्शन यानी TLI बर्न हुआ, जिसने ओरायन को मून की राह पर डाल दिया। 24 आवर्स जो कि हाई अर्थ ऑर्बिट में ये रहे थे, तब यहाँ पर सारे सब कुछ चेक कर लिया, ह्यूमन वैलिडेशन भी हो गया। ह्यूमन वैलिडेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि स्पेस क्राफ्ट सेफ है या नहीं, उसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ह्यूमन पर स्पेस रेडिएशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी भी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब सब कुछ ओके हो गया, तो ट्रांस लूनर इजेक्शन, TLI बर्न, जिसने ओरायन को मून की राह पर डाल दिया। मतलब TLI हुआ, ट्रांस लूनर इजेक्शन हुआ, और वो अब हायर अर्थ ऑर्बिट को छोड़कर मून की तरफ निकल पड़े थे। इस सफ़र में क्रू ने अवतार की स्टडी की थी। अवतार क्या होता है? अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रेस्पॉन्स। तो ये देखता है कि ह्यूमन सेल्स पर जो स्पेस रेडिएशन है, जो कॉस्मिक रेडिएशन है, उसका क्या इफेक्ट होगा। ओके,
अब उन्होंने एक और चीज़ टेस्ट की थी यहाँ पर, टेस्टिंग मैनुअल पायलटिंग, कि अगर फ्यूचर में ऑटो पायलट फेल हो जाए तो इंसान इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी उन्होंने वहाँ पर चेक किया था। ओके, तो ये था आपका जब वो अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट की ओर निकल गए थे। ओके, तो यहाँ इन्होंने अवतार की स्टडी की और ऑटो पायलटिंग को हटाकर मैनुअल पायलटिंग की भी इन्होंने स्टडी की थी। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। ये आपको एलन बेल्ट नज़र आ रही है, तो ये एक हायर रेडिएशन होता है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक कॉस्मिक रेडिएशन होता है जो कि डीप स्पेस तक रहता है। तो ये जो हाई लेवल का रेडिएशन होता है, ठीक है, आयंस के कारण ये हाई लेवल का रेडिएशन बनता है यहाँ पर। और ये ह्यूमन सेल्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और कि डीप स्पेस में इनको 10 दिनों तक रहना था क्योंकि 10 डेज़ का प्रोजेक्ट था। तो ये जो रेडिएशन क्या क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है, क्या डीप स्पेस में इतने दिनों तक रहना सेफ है या नहीं, तो इन सब की स्टडी इन्होंने की थी, जिसे अवतार स्टडी कहते हैं, AVATAR, जिसका मतलब है अ वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रेस्पॉन्स। ओके, उसके बाद ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स। ये मिशन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट था क्योंकि ओरायन मून के फार साइड से गुजरा और अर्थ के 4,06,771 किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर अर्थ से दूर चला गया था। ओके, और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड था डीप स्पेस में। इन एस्ट्रोनॉट्स ने मून की सरफेस से सिर्फ 6,545 किलोमीटर ऊपर से फ्लाई बाय किया। ओके, सिर्फ 6,545 किलोमीटर ऊपर से इन्होंने फ्लाई बाय किया था, लैंड नहीं किए थे, बस सरफेस में से उसकी जो ऑर्बिट होती है उसमें से उन्होंने क्या किया था, फ्लाई बाय किया था। ओके, इन्होंने वहाँ एक 54 मिनट लंबा सोलर एक्लिप्स देखा। आप देख सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, ये सोलर एक्लिप्स की इमेज है। यहाँ मून आप देख सकते हैं इस तरह से। तो स्पेस काफ़ी पहला स्पेस में देखा गया ये फर्स्ट सोलर एक्लिप्स था। ओके, जो कि स्पेस से बिल्कुल अलग ही दिखता है। ओके, तो इन 10 दिनों में ये लोग दुनिया के सबसे दूर रहने वाले इंसान बन चुके थे, डीप स्पेस में जाने वाले फर्स्ट ह्यूमन रेस ये बन चुके थे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इमेजेस और दे सकते हैं। यहाँ पर अर्थ की इन्होंने इमेजेस ली थी, आर्टेमिस 2 कैप्चर डार्क साइड ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो डार्क साइड होती है, जहाँ नाइट रहती है, उसको भी इन्होंने कैप्चर किया था। ओके, और ये बहुत ही अमेजिंग इन्होंने शॉट लिया था जब वो मून के ऑर्बिट में से गुजर रहे थे। तो वो अर्थ सेट की उन्होंने एक इमेज ली थी। यहाँ अर्थ सेट हो रही है, ठीक है, पृथ्वी का डूबना, चांद से पृथ्वी डूबती हुई कैसे नज़र आती है, तो ये उन्होंने यहाँ से एक शॉट लिया था इसका। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 री एंट्री एंड लैंडिंग, ये फिनाले था। लेकिन वापसी सबसे बड़ा चैलेंज था। ओरायन एटमॉस्फेयर में मैक 35 यानी कि 24,000 माइल्स पर आवर की जो स्पीड होती है उससे एंटर होना था। इसने स्किप री एंट्री टेक्निक का यूज़ किया था। अब स्किप री एंट्री टेक्निक क्या होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टोन पानी पर स्किप करता है, जैसे अपन स्टोन पत्थर को पानी पर मारते हैं ना, वो तेज़ी से जाता है। ठीक है, ताकि हीट और जी फोर्स कम हो सके। ठीक है, हीट और जी फोर्स को कम करने के लिए स्किप री एंट्री टेक्निक का इन्होंने यूज़ किया था। बाहर का टेम्परेचर 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट था। फाइनली अप्रैल 10, 2026 को पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन हुआ और यूएसएस के जॉन पी मुर्था शिप ने क्रू को रिकवर किया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस थी, जैसे क्रू जब स्प्लैश डाउन कर रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। पैराशूट की हेल्प से ये नीचे आ रहे थे, आप देख सकते हैं। 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हुए थे आर्टेमिस 2 क्रू के कैप्सूल को, जो कि पकड़े हुए थे। ठीक है, और वो पैसिफिक ओशन में आए और यूएसएस जॉन पी मुर्ता शिप ने उन्हें रिसीव किया, उनको रिकवर किया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, इस पूरे मिशन का रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट ये निकला कि आर्टेमिस 2 ने प्रूफ कर दिया कि हमारा हार्डवेयर और क्रू दोनों तैयार हैं। अब अगला कदम है आर्टेमिस 3, जहां हम सिर्फ मून के चक्कर नहीं लगाएंगे बल्कि मून की सरफेस पे लैंड करेंगे। ठीक है, 1972 के बाद अब आर्टेमिस 3 जब लॉन्च होगा तो जो क्रू मेंबर्स होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वहाँ पर, वो मून की सरफेस पे लैंड करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट लैंडिंग मिशन बनेगा आफ्टर 1972। ओके, बल्कि वहाँ लैंड करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो गोल है वो मून पर एक परमानेंट बेस बनाना भी है। ओके, मून पर परमानेंट बेस बनाना, जो कि एक साइंस फाइट अपन को मूवीज़ की तरह लगता था, मून पर बेस हो, आउटर स्पेस में कहीं एक
बहुत हाई टेक सिटी बनी हुई हो, तो उस तरह का वो बेस बनाना चाहते हैं ताकि फिर मून पर और भी स्टडी कर सकें आगे को, ओके, और डीप स्पेस में स्टडी कर सकें। और वहाँ से मार्स तक का रास्ता तैयार करना। देखो, अगर मून तक इंसान पहुँच गया, मून पर लैंड कर गया, मून पर बेस तैयार हो गया, तो हमारा मंगल पर जाने का जो रास्ता है 2030 में जो मिशन है नासा का, वहाँ मार्स पे लैंडिंग करने का, तो वो उसके लिए रास्ता साफ करना था। आर्टेमिस 2 का ये मेन ऑब्जेक्टिव था, ओके। स्पेस एक्सप्लोरेशन का ये नया गोल्डन एज था जो कि स्टार्ट हो चुका है, ओके। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या आपको लगता है कि क्या हम 2030 तक मार्स तक पहुंच पाएंगे, ओके। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। रिव्यूज़, आपके जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के थ्रू आपके व्यूज़ ज़रूर रखिएगा इस पूरे मिशन के लिए, ओके, इस पूरे मिशन के लिए। और इन क्रू मेंबर्स को हमारा सैल्यूट, जो कि डीप स्पेस में जाने वाले फर्स्ट ह्यूमन रेस बने थे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।